दोस्तों, हम बीपीएससी टेस्ट सीरीज कर रहे थे 7, तो उसमें 50 क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 51 से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य जो है केरल है। मसाला बोर्ड का गठन 26 जनवरी 1987 को हुआ था। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि में है। भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। केसर नामक मसाले का उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर में होता है तथा विश्व में अफगानिस्तान देश करता है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो 52 बोल रहा है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो 52 है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र मिजोरम में पाया जाता है। देश के कुल भूभाग का 24.56% ही वन आच्छादित है। राष्ट्रीय वन नीति में 33% भूभाग को वन आच्छादित करने का लक्ष्य है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मिजोरम में 85.41%, अरुणाचल प्रदेश में 79.63% तथा मेघालय में 76.33% भूभाग पर वन है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है जहां 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है। अरुणाचल में 66,688 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्यों का क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कर्नाटक ने किया, उसके पास आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरल ने। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो बोल रहा है एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक विकास खंड पर पंचायत समिति एक प्रशासकीय अधिकरण है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप दिया गया है, जिसे संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा गया है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज प्रणाली को 3 स्तर पर बांटा गया है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो भारत सरकार की वरीयता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो इसका 54 का आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्प में भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत सरकार की वरीयता सारणी भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आता है। भारत सरकार की वरीयता क्रम सारणी निम्न प्रकार है: पहले है राष्ट्रपति, उनके बाद उपराष्ट्रपति, उनके बाद प्रधानमंत्री, उनके बाद विभिन्न राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, फिर उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो बोल रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये सभी को पता होगा। तो इसका आंसर आर्टिकल 19 हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20 के तहत किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को प्राण एवं जीवन की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 22 के तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी उचित कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अनुच्छेद 19(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति और वाक्य की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(a) के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो 56 बोल रहा है किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो 56 आंसर है जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 यूरिया का सूत्र CH4NH2O होता है। मिट्टी की अम्लता दूर करने हेतु इसमें चूना मिलाया जाता है। अम्लीय मृदा का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय मृदा का pH मान 7 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, जिला पंचायत और राज्य वित्त आयोग संवैधानिक प्राधिकरण है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन आर्टिकल 243 के तहत जो नगर पालिका को पंचायत चुनाव कराने हेतु उत्तरदायी है। अनुच्छेद 243(b) के तहत जिला पंचायत का गठन होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(i) के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 के तहत प्राधिकृत पद है, अर्थात यह संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 58 भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अति सिंचाई के कारण। हरित क्रांति प्रदेश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान इसका स्पष्ट प्रभाव दिखता है। मृदा की लवणता दूर करने हेतु जिप्सम, जो कि अभी बताएं CaSO4 होता है, इसका फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। अतिचारण से मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाती है। रासायनिक खादों के लगातार अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से मिट्टी में आवश्यक
तत्वों की कमी हो जाती है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो वर्ष 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों पर कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 59 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 152 स्थानों पर कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई। इस चुनाव में मुस्लिम लीग को 34, मोमिन को 5, निर्दलीय को 12 सीटें प्राप्त हुई। 1946 के चुनाव में आदिवासियों ने भी 3 सीटों पर जीत हासिल किया था। देश में पहली बार चुनाव 1937 में हुआ था। 1946 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद विधायक दल का नेता श्री कृष्ण सिंह को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो 60 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त किया कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छी तरह अपनी जिंदगी के रूप में रेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छी तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के सक्षम बनाते। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब बाद 1967 में भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन करने के संसद की शक्ति पर पाबंदी लगा दी गई। केशवानंद बनाम केरल राज्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना को परिभाषित किया था। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रदत्त प्रत्येक भारतीय नागरिकों का अधिकार है। मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो भारत निर्माण में निम्न में से कौन कौन से कार्य की मदें सम्मिलित है? तो 61 का आंसर हो जाएगा बी, भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास है। सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम, नदी परियोजनाओं की इंटरलिंक, जल बॉडीज की मरम्मत की योजना इत्यादि मदे इसमें सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो वो रहा चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का डी, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता क्योंकि ब्राजील सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक होने के बावजूद इसका निर्यात कर देता है। भारत में चीनी उत्पादन विश्व की कुल चीनी उत्पादन का 14.4% है। भारत में सूती उद्योग का चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि पर आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो 63 का आंसर होगा ए, भारत में भीमबेटका शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त होता है। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका शिलाश्रयों में 500 से अधिक चित्रकलाएं हैं। वर्ष 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। भीमबेटका की अधिकांश चित्रकलाएं मध्य पाषाण काल से संबंधित है। आदमगढ़ शिलाश्रय मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो 64 का आंसर सी हो जाएगा। बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक अस्पताल, दीवाने इश्तिहाक नामक पेंशन विभाग, दीवाने खैरात नामक दान विभाग तथा दीवाने बंदगान नाम से दास विभाग की स्थापना किया था। फिरोज शाह ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इसने 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर मात्र 4 कर चलाया: खराज, खम्स, जजिया और जकात। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें 65 की बात करें तो बोलता है 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 1665 में शिवाजी ने जैसी मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले तथा माता जीजाबाई थी। शिवाजी ने 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने जयपुर भवन में कैद कर लिया था शिवाजी को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी गुरिल्ला के ज्ञाता थे। गुरिल्ला युद्ध ऊंचे नीचे भूमि में छिप कर लड़ा जाता था। शाइस्ता का औरंगजेब के मामा थे। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो आर्थिक नियोजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ये संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची के अंतर्गत ऐसे विषय दिए गए जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें आर्थिक एवं सामाजिक आयोजन का वर्णन है। संवर्ती सूची भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। संवर्ती सूची में कुल 52 विषय है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो शासक पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान
को रायपिथोरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में चंद्रवरदाय एवं जयानक भट्ट जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज रासो तथा जैनक भट्ट से पृथ्वीराज विजय जैसी पुस्तक की रचना की थी। पृथ्वीराज चौहान वंश का प्रसिद्ध शासक था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था और 1191 में। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो बोल रहा है भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुमिश ने। इल्तुमिश इलवरी तुर्क था जो ऐबक का दामाद था। एकता व्यवस्था के तहत इल्तुमिश ने सैनिकों, राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन के रूप में भूमि देना प्रारंभ किया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। इल्तुमिश ने तुर्कान-ए-चिलगानी का गठन किया जिसे बाद के समय में बलबन ने समाप्त कर दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुमिश ने ही पूरा करवाया था। इल्तुमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टका तथा तांबा का जीतल नामक मुद्रा चलाया। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर का बना है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम सामंत विमल पाल ने कराया था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने अपने पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। सोलंकी वंश के शासक जैन मतानुयायी थे। भीमवन के शासनकाल में ही महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बाबर खानवा का युद्ध, अकबर हल्दीघाटी का युद्ध तथा हिमाल चर्चा का युद्ध तीनों सुमेलित है। बल्ख का युद्ध 1646 ईस्वी में शाहजहां के समय हुआ था। बल्ख के युद्ध में मुराद ने बल्ख पर विजय प्राप्त की थी। बाबर ने 1527 में राणा संगा के साथ खानवा का युद्ध लड़ा था। अकबर ने 1576 में महाराणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी के युद्ध लड़ा था। 1539 में चौसा का युद्ध शेर शाह हुमायूं के बीच हुआ था जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1857 के क्रांतिकारियों में टाटा टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। टाटा टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। 1857 की क्रांति सिपाही विद्रोह थी। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण था गाय और सुअर के चर्बी युक्त कारतूस का एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना। 29 मार्च 1857 को बंगाल के 34वीं इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे को 2 अंग्रेज अधिकारी बाग और हुसैन ने की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। नाना साहब का मूल नाम ठोंडू पंत था। कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है 1957 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी रास बिहारी बोस, डॉक्टर रास बिहारी बोस। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर नरम दल और गर्म दल के बीच विभाजन हो गया। दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893 तथा 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। 1908 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष श्री रास बिहारी घोष ही थे। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म को मानने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया तथा लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया सही सुमेलित है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। लाला लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया नामक पत्रिका निकाली गई थी। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लेखक सुभाष चंद्र बोस थे। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो 74 का आंसर हो जाएगा डी। महिला क्रांतिकारी बीना दास ने 74 का आंसर महिला क्रांतिकारी बीना दास ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। फरवरी 1932 में बीना दास ने इस घटना को अंजाम दी थी। दिसंबर 1931 में 2 युवतियां सुनीता चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। बीना की बड़ी बहन कल्याणी दास भी स्वतंत्रता सेनानी थी। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो बोला निम्न में से कौन सी केंद्रीय सरकारी एजेंसी मानचित्र और खनिजों के अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ए यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण केंद्रीय सरकारी एजेंसी मानचित्र और खनिजों के अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1891 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में यह खान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संस्था है। 76 की बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है गोमिया झारखंड के किस लिए प्रसिद्ध है। तो 76 का आंसर हो जाएगा ये विस्फोटक फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का सिंहभूम मैग्नीज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह आदि झारखंड के प्रसिद्ध कोयला उत्पादक स्थान है। कोयला को हरा हीरा, काला हीरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो सेबी है। तो सेबी एक वैधानिक निकाय है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी को 30 जनवरी 1992 को अध्यादेश के जरिए वैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो लहरी उद्योग आयोग जुड़ा है। तो 78 का आंसर होगा लहरी उद्योग खाद्य तेलों की संरचना के मूल्य से जुड़ा है। डॉक्टर अशोक लहरी वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। वर्तमान में डॉक्टर अशोक लहरी 15वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो बोला जा रहा है 79 में खुला बाजार परिचालन भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खुला बाजार परिचालन ऋण नीति का भाग है। खुला बाजार का परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण नियंत्रण के लिए बैंक दर, खुला बाजार परिचालन तथा चयनात्मक ऋण नियंत्रण आदि की नीति अपनाई जाती है। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के माध्यम से मृदा आपूर्ति की स्थिति को समायोजित करने हेतु खुला बाजार का परिचालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या आय के वितरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 80 है बी, गिनी लॉरेंज एवं कर्व आय के वितरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मम्मी, लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। इस वक्र रेखा को पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा भी कहा जाता है। लॉरेंज वक्र को मैक्स लॉरेंज ने 1905-6 में विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो बोला जा रहा है 81 में निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड यौगिक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr एक लवण है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग मिर्गी के उपचार में किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड इथेनॉल तथा ग्लिसरीन में घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। 82 का आंसर हो जाएगा ए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन सोडियम थायोसल्फेट का जलीय विलयन है। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र Na2H2O3 5H2O होता है। सोडियम में बहुत मुलायम धातु है जिसे आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। हाइपोसोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव स्थायीकरण में किया जाता है। सोडियम के यौगिक Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का धोवन सोडा तथा NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। 83 की बात करें तो खनिज क्या है। तो खनिज ठोस है। खनिज एक ऐसा भौतिक पदार्थ है जो खानों से खोद कर निकाला जाता है, जैसे लोहा, अब्र, कोयला, ऑक्साइड, नमक इत्यादि। खनिज पदार्थ अकार्बनिक ठोस पदार्थ होता है। खनिज के अध्ययन को मिनरलॉजी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत खनिज पदार्थों का निर्माण, बनावट, वर्गीकरण और उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ईश्वर मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं हो। यह सिद्धांत प्रसिद्ध भक्त संत गुरु नानक का है। संत गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक सर्वेश्वरवादी थे। गुरु नानक बाबर मुगल सम्राट के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा है। तो उसका आंसर हो जाएगा बी, प्रश्नानुसार 1857 के विद्रोह मुख्यतः किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। 1857 के विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जैसे कि सामान्य योजना और केंद्रीय संगठनों में कमी, साधनों का अभाव, एकता की कमी आदि। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण सैनिकों द्वारा चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग करने से मना करना था। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो ये क्वेश्चन कर रहा है संविधान की प्रस्तावना सभी जातीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है। 86 का आंसर होगा बी, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीयों को नागरिकों की पूजा की समानता उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वादा करती है।
प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो ये बोल रहा है निम्न से कौन सा सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय जो है 1932 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है अभिनव भारत से कौन संबंधित है। तो इसको तो सब जानते हैं, बी.डी. सावरकर। तो इसका आंसर बी.डी. सावरकर हो जाएगा। इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। इस संगठन का महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों संघों में प्रथम स्थान था। अभिनव भारत समाज मैगनी के तरुण इटली के नमूने पर एक गुप्त सभा थी। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो ये बोल रहा है वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समुदाय को आधुनिक बनाने और इस्लाम में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा एवं दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो बोल रहा है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धा। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। 7 जुलाई से 14 जुलाई 1942 तक चलने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो वो अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया। 1786 में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। कॉर्नवालिस ने जेम्स ग्रांट एवं सर जॉन शोर से नवीन लगान व्यवस्था पर विचार विमर्श किया था। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो बोल रहा है सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डीडीटी है जो जीव जंतु मानव, मरकरी यौगिक आहार और जल, आर्सेनिक है जो पीने का पानी, माइकोटॉक्सिन है जो आहार। डीडीटी इसे डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरोएथेन कहते हैं। इसका निर्माण ऑटमर जेटलर ने किया था, लेकिन इसके कीटनाशक गुणों के बारे में पॉल मुलर ने 1939 में बताया था। वर्तमान में यह सबसे प्रमुख जैव आवर्धक बायोमैग्निफिकेशन रसायन है। खाद्य श्रृंखला में विषैले रसायन के सांद्रण में वृद्धि को जैव आवर्धन करते हैं। मरकरी संदूषित मछली को खाने से मिनीमाता रोग होता है। आर्सेनिक संदूषित जल के पीने से ब्लैक फुट रोग होता है। कैडमियम संदूषित खाद्य पदार्थ के सेवन से टाई रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद तथा दक्षिण प्रवेश द्वार पर पोर्ट सुएज स्थित है। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। एक समय जब पूर्वी एशियाई देश ब्रिटेन के कब्जे में थे तक इसको लाइफ लाइन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता था। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर, चौड़ाई 60.65 मीटर तथा गहराई 10 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी यूपी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसके तहत राज्य में किसानों के उन परिवार को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जिसकी खेतों में काम करते समय दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या जो विकलांग हो जाते हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना की भी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना की बात करें तो इस योजना के तहत दूसरे के खेतों में काम करने वाले और फसल कटने के बाद फसल की साझा करने वाले बटाईदार को भी शामिल किया गया है। इस योजना में किसानों और उनके परिवारों को 18 से 70 वर्ष की आयु के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए के कोष से राज्य की प्रत्येक विधानसभा में एक पर्यटक स्थल विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है जो आनंदीबेन पटेल है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो सन 1933 ईस्वी में विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 निर्मित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी लॉर्ड लिटगो। भारत सरकार अधिनियम 1935 के निर्माण के समय साइमन आयोग की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श की रिपोर्ट, श्वेत पत्र, संयुक्त प्रवास समिति की रिपोर्ट, लोथिया रिपोर्ट, चुनाव से जुड़े कुछ प्रावधान आदि मसविदों की सहायता ली गई है। मार्च 1933 में प्रकाशित श्वेत पत्र भारत के कानून विदों की सहायता से पार्लियामेंट के दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा जांचा गया। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो सन 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो 96 का आंसर हो जाएगा डी, यानी सन 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना था। बटलर कमेटी के अध्यक्ष सर हरकोर्ट बटलर थे। बटलर कमेटी ने भारत के 16 राज्यों का दौरा व विश्लेषण किया तथा 1929 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। तो
97 का आंसर हो जाएगा ए। सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर राज्य में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। कांग्रेस की वैधता दिलाने वाले उत्तरदायी सरकार की मांग को लेकर अक्टूबर 1937 ईस्वी में दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर में जन आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 18वीं शताब्दी में बंगाल वस्त्र उद्योग के पतन के लिए प्रमुख कारणों में एक ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगाना था। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं को निःशुल्क या नाम मात्र की सीमा शुल्क देकर प्रवेश करने की अनुमति भी थी। औपनिवेशिक काल में भारत की आर्थिक नीति ब्रिटिश आर्थिक नीति के अधीन चल रही थी। भारतीय उद्योग को कमजोर कर अपने देश के उद्योग को बढ़ावा देना अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था। भारत में सबसे कुप्रभाव सूती वस्त्र उद्योग पर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो ये है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी नारी आंदोलन पद्माबाई रानाडे की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। यह महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी। महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। रानाडे ने अपने सामाजिक कार्य के उद्देश्य से 1867 ईस्वी में विधवा आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो ये बोलता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मैडम कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है। मैडम भिकाजी कामा का जन्म 1861 में मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। 18 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित विश्व के समाजवादी देशों के सम्मेलन में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा ने फहराई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मैडम कामा को जेल में डाल दिया गया था। वे 1934 में भारत लौटी और आज़ादी के लिए काम करती रही। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन तक लेक्चर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे वो 50 क्वेश्चन का अपनाएंगे, जिसमें मेरा टेस्ट सीरीज 7 समाप्त हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।